हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का सेंस ये है कि आपको एक्सियल एक्सिस पे बताया गया था कि क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। आज आपको जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ाई जाएगी वो इक्वाटोरियल एक्सिस पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। निरक्षीय स्थिति में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय का मतलब क्या होता है? जो अक्ष पर हो, मतलब एक ही एक्सिस पर हो। और जो निरक्षीय का मतलब होता है उसका मतलब है कि कहीं पर भी हो सकता है। वो पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सिस से क्या हो, अलग हो, तब उसे कहेंगे इक्वाटोरियल एक्सिस। मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि दो आवेश लेते हैं। क्या करेंगे? दो चार्ज पॉइंट ले रहे हैं, एक प्लस का चार्ज है और दूसरा क्या है? माइनस का चार्ज है। ये प्लस का क्यू है और ये क्या है? माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जिनके बीच की दूरी मान लेंगे कितनी है? 2l है। जैसे दो ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उनके बीच कुछ दूरी होती है, वैसे ही इन दोनों आवेशों को अगर हम रखेंगे तो उनके बीच क्या है? कुछ दूरी है, और वो दूरी हमने कितनी मान ली है? 2l मान लिया है, ठीक है। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। क्या कर लेंगे? r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे। P कैसे? देखो, सबसे पहले आपने क्या किया था? दो चार्जेस लिए थे, दोनों चार्जों को आपने क्या किया? कुछ दूरी पर रख दिया, और वो दूरी हमने मान लिया कितना? 2l, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे P, और फिर यहाँ से एक वर्चुअल लाइन ड्रा करेंगे। P तक का क्या करेंगे? एक वर्चुअल लाइन ड्रा करेंगे कि हमें प्लस क्यू से और माइनस क्यू से, दोनों से क्या करना है? P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। प्लस क्यू चार्ज से भी और माइनस क्यू चार्ज से आपको P पॉइंट पर क्या करना है? इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी निकालना है P पॉइंट पर, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ से इस एक्सिस से इस P की दूरी कितनी है? कुछ ना कुछ दूरी है, और वो दूरी हम क्या मान लेंगे? r है। ये दूरी हमने क्या मान लिया? r है। मतलब एक्सिस से जो पॉइंट P है वहां तक की दूरी हमारी कितनी है? r दूरी पर रखा गया है। ये बिंदु P जो है वो r दूरी पर रखा है। इसी पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इसी पर क्या करना है? हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। इंटेंसिटी जब निकालोगे तो क्या करोगे? यहाँ पर जब P पॉइंट हमने लिया है तो यहाँ से थोड़ी लाइन को आप क्या करिए? और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा एक क्या होगा कि एक E1 पर निकलेगा इंटेंसिटी और दूसरा किस पर निकलेगा? E2 पर, और यहाँ हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है टोटल जो आएगा इंटेंसिटी वो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि पाइथागोरियन प्रमेय के आधार पर जो पाइथागोरियन थ्योरम दिया था उसमें क्या बताया गया था कि लाल बटे कका का रूल इसमें जो होता है वो अप्लाई होता है। कहने का सेंस ये है L का स्क्वायर इज इक्वल L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू K का स्क्वायर। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही होता है। पाइथागोरियन प्रमेय के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो E का ये पॉइंट है, ये लाइन है, और ये वाली लाइन, ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर लग रही है कि नहीं? और ये लाइन थोड़ी सी तिरछी लग रही है। मतलब आप जब क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल को ड्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लाइन जो होती है वो सीधी होती है, एक लाइन खड़ी होती है और एक ऐसी, और जो तिरछी लाइन होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं?
हाइपोटेनियस जो लंबी लाइन होती है, मतलब खड़ी परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या कहते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन है। और ये क्या है, बेस है हमारा। तो यहाँ से देखिए ये इसके लिए एज अ बेस यूज हो रहा है, क्योंकि ये लंबी लाइन नहीं है, खड़ी लाइन नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम नहीं मान सकते हैं। हम मानेंगे कि ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आधार पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें क्या होता है कि बेस भी हो और हाइपोटेनियस भी हो। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, जबकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है। आप जानते हैं कि यहाँ लंब और आधार में संबंध है, यहाँ लंब और कर्ण में। हमें जो संबंध चाहिए वो किस में चाहिए, आधार और किस में, कर्ण में। कहने का मतलब बेस और हाइपोटेनियस में जो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, कॉस थीटा का। इसलिए यहाँ पर लिखा गया E1 कॉस थीटा। इन्होंने जो एंगल बनाया उसका नाम क्या रख दिया, E1 कॉस थीटा। सेम अपोजिट इसका भी है। E2 के लिए देखो ये एज अ बेस यूज होगा और ये एज अ हाइपोटेनियस यूज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो एंगल थीटा बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, E2 कॉस थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना। तो ये क्या बना लेगा, E2 कॉस थीटा बना लेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी चीजें आपको पता है, बस एक चीज नहीं पता है, यहाँ के इनके बीच का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट, वो हम क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। सेंटर पॉइंट कितना लेते हैं, ओ। अगर हम इसके सेंटर से इस बिंदु को मिला दें, क्या कर दें, मिला दें, तो ये दो भागों में बट गया कि नहीं बट गया। अगर ये दो भागों में बटा गया है तो टोटल लेंथ आपकी कितनी है, 2l है। देखो टोटल लेंथ कितनी है, 2l है। तो हाफ लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ लेंथ मतलब 2l का आधा क्या होता है, l प्लस l होता है, या फिर आप कह सकते हैं 2l बाई, अगर आप 2 कर देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, l आ जाएगा। कहने का सेंस ये है कि इसमें जो डिस्टेंस है o से लेकर प्लस क्यू की, o से लेकर माइनस क्यू की, ये दोनों डिस्टेंस कितनी कितनी है, l है। मतलब अब यहाँ पर ये डिस्टेंस पता चल गई आपको, l पता चल गया, यहाँ पर भी l पता चल गया, यहाँ पर आपको r पता चल गया, ये एंगल भी पता चल गया, इंटेंसिटी निकालनी है ये भी पता चल गया। लेकिन ये लाइन आपको दिख रही है प्लस क्यू से p तक की, माइनस क्यू से p तक की डिस्टेंस आपको नहीं पता है। लेकिन एक चीज कॉमन है इसमें कि जो इसकी डिस्टेंस होगी वही इसकी डिस्टेंस भी होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए कि इसका जो बेस है वो यल है, इसका भी बेस कितना है, यल मीटर का है, और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है आर है, इसके लिए भी और इसके लिए भी कितना है, आर है। अगर हम इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो जो इसकी डिस्टेंस आएगी वही डिस्टेंस किसकी आएगी, माइनस क्यू से पी तक की भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में और भी आ रही है कि जब ये देखो ध्यान से कि लाइन ड्रा कर रहे हो तो यहाँ पर जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर लाइन है। कैसे लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है। और हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिक है या पाइथागोरियन थ्योरम है वो ऑलवेज किस पर अप्लाई होता है, ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल, अर्थात आपका जो ये क्या होता है कि अगर कोई ऐसे समकोण बनाता है, क्या करता है, समकोण बनाता है, तभी वो प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पर आप एक राइट एंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे उसमें बना हुआ है ऐसा ही तो बना हुआ है, बस वहाँ पर लाइन कैसी है, इमेजिनेशन लाइन है, इसलिए हमने यहाँ पर एक राइट एंगल लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना था, L था, ये कितना था, R, ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे बाय पाइथागोरियन फॉर्मूला या पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग L स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं
के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको नहीं पता है, P से लेकर माइनस Q तक की जो डिस्टेंस है वही तो नहीं पता थी, लेकिन और ये लाइन जो P से माइनस Q जा रही है ये क्या डिनोट करती है, हाइपोटेनियस ही डिनोट करती है, मतलब ये आपको नहीं पता है। तो के स्क्वायर लिख दीजिए। L देखिए परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, R है, R है, दिख रहा है, तो यहाँ पर R का स्क्वायर कर दीजिए। और जो बेस है, बेस कितना है L, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे L का स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। के का मान हमें पता चल गया। अब ये प्लस माइनस में आता है, वो बात सही है प्लस माइनस में, लेकिन हम डिस्टेंस को हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में मेज़र नहीं की जाती है। तो जो उसकी डिस्टेंस आएगी वही इसकी भी डिस्टेंस आएगी, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, कि मतलब कैसे निकालेंगे। वो निकालने का तरीका ये है कि आप उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिक लगा दीजिए। अगर पाइथागोरियन ट्रिक लगा देते हैं आप, तुरंत आपका ये बगल वाला साइड से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे, रिजल्टेंट के लिए निकालने के लिए क्या होता है कि हम हमेशा क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, यही तो है। बाय फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो इंटेंसिटी थी वो दो पार्टों में डिवाइड हुई थी, एक प्लस एक E1 कॉस थीटा गया था और दूसरा कैसा गया था, E2 कॉस थीटा। इसलिए हमने केवल E1 E2 नहीं लिया है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ना E1 की वैल्यू पता है, ना E2 की वैल्यू पता है, ना ही कॉस थीटा की वैल्यू पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर E2 की और देन कॉस थीटा की। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, बाय कूलॉम्स लॉ, यहाँ पर लिखिए बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये जानते हैं। तो इसी के आधार पर उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर, के लिए क्या यूज होगा, आर जो रेडियस थी वो कितना है, देखो आर कितना है, यहाँ पर आर के प्लेस पे क्या लिखा गया है, देखो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है ना। ये डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, प्लस क्यू से या माइनस क्यू से जो डिस्टेंस लिखी गई है वो कितनी डिस्टेंस है, यही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। आप इसी को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये आपका पहला पॉइंट का निकल गया, मतलब E1 की इंटेंसिटी निकल गई। किसकी इंटेंसिटी निकल गई, E1 की। अब E2 की भी निकाल लेते हैं। E2 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ही डिस्टेंस क्यों ली जा रही है, क्योंकि माइनस क्यू के लिए भी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, प्लस एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही तो था।
यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और आएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, कहने का मतलब आपकी दो वैल्यू निकल आई, एक E1 की वैल्यू और दूसरी किसकी वैल्यू निकल आई, E2 की वैल्यू निकल आई। E1 E2 तो पता चल गया, लेकिन अभी तक हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं पता चली, तो cos थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे और वो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये आप जानते हैं बाई पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ये आधार, कहने का मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। cos थीटा जो एंगल ड्रा करता है वो बेस अपान कितना होता है, हाइपोटेनियस होता है। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कि बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस देखिए, बेस कितना है, L है, बेस कितना है, L है। चाहे आप इसके लिए यूज करिए चाहे इसके लिए, दोनों cos थीटाओं की वैल्यू एक जैसी होगी क्योंकि इनकी सभी लेंथ आपस में एक बराबर है। अगर इसका परपेंडिकुलर R है तो उसका भी R है, इसका बेस L है तो इसका बेस भी L है। अगर इसकी जो डिस्टेंस है वो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है तो इसकी भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, वो भी इसके क्या है, एकदम इक्वल है। तो इसका मतलब जो थीटा ये ड्रा करेगा वही उतना थीटा ये भी बनाएगा, एंगल दोनों का कितना होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बेस कितना था, L था, आधार कितना है, L है, और जो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण था वो कितना निकला था, √L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, यही निकला था। आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं cos थीटा के प्लेस पे, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और बेस अपान हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाल रखा है। अब हमें क्या हो गया, ये cos थीटा की वैल्यू आप उस पेज पर लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L अपान √L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अब आपने जैसे वैल्यू जितनी निकाली हुई है, अब इक्वेशन पर आप पुट कर दीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर अब हम वैल्यूज रखेंगे और वो वैल्यूज देखेंगे कितनी है। E इज इक्वल टू क्या होता है, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, यही है। अब cos थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपान √L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ये है। अब यहाँ से इसमें इसको ऐड करो, प्लस करो। E2 के लिए कितना है, E2 की वैल्यूज कितनी है, E2 की वैल्यू देखो कितनी है, वही है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब है E2 के लिए भी लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर इनटू, अब यहाँ से देखिए cos थीटा की वैल्यू फिर से हमें लगनी है और वो क्या है, L। अब अगर आप चाहें तो cos थीटा की वैल्यू को कॉमन भी कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जो cos थीटा है वो देखो दोनों में है, क्या करेंगे, दोनों एंगल सेम भले ही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अलग है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, E इज इक्वल टू यहाँ E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, एंड इसके लिए cos थीटा लिखेंगे। ऐसे ही दोनों का एंगल अलग अलग रखेंगे अभी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, और यहाँ पर आप cos थीटा उतार लीजिए। दोनों तरीका है, देखो बस आना दोनों में सेम ही है। देखो दोनों में क्या चीजें कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने cos थीटा को बाहर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं, समझ रहे हो, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं कर रहे हैं, अन्यथा cos थीटा भी कॉमन हो जाता। cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप ऐसे उतारेंगे इसको और ये कॉस थीटा में कॉस थीटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ E इज इक्वल टू, उसमें भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू रख के तब फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एंगलों के लिए बस आपको क्या करना है, उसको कॉमन नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों एंगल अलग अलग दे रहे हैं। ट्रायंगल दोनों का अलग अलग लिया गया है, ये अलग बात है कि दोनों की डिस्टेंस एक जैसी है, समझ में आ रहा है, लेकिन रखना एंगल को अलग अलग ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा, इसके आगे हल करिए। E इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2l अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए Q इंटू 2l का बेस बन रहा है कि नहीं, Q इंटू 2l का बेस बन रहा है, और नीचे एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जैसे आप लिखते हो x इंटू रूट एक्स, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, देखो x का पावर हमेशा 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर ऑलवेज कितनी होती है 1 होती है, इसकी पावर भी कितनी है 1 है, इंटू रूट एक्स है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x की पावर 1/2। हाफ का मतलब होता है कि वो अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पावर, देखो बेस समान है, जब तक बेस समान नहीं होंगे तब तक पावर्स ऐड नहीं होंगी। जैसे उसमें था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक में था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का प्लस का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है या फिर इस पे स्क्वायर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, इसकी पावर ऐड नहीं होंगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर 2 ही होगा। जब ये एल इज लेस देन आर हो जाएगा, या आर इज लेस देन एल हो जाएगा, आर इज लेस देन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, आर इज लेस देन एल हो जाएगा, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, देन आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। वो इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, ऐसे ही अक्षीय स्थिति में किया जाएगा, वैसे ही इसमें भी किया गया कि इसकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि इनका जो बेस है वो एक जैसा है, तो 1 + 1 बाई क्या कर दोगे 2, और यहाँ पर x की पावर 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, देख रहे हो। मतलब जब 1 पावर में हाफ पावर ऐड होता है तो कितना आता है 3/2 आता है। तो ऐसे सेम टू सेम अगर यही चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर हमेशा कितनी होगी 1 होगी, और इसकी पावर कितनी आएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2 आएगा। अब देखो इसका बेस और इसका बेस एक जैसा है, दोनों एक समान है, और अगर बेस एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1 + 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा एल होल पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई, तो यहाँ पर लिखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, तो यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L किसको डिनोट करता है, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या बताता है कि जो उनके बीच का चार्ज है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है चार्जों के बीच की, यदि उनके मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट लिया जाए तो उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं।
तो वहां पर Q इंटू 2L यूज होता है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, P। अच्छा, P ही क्यों लिखा, P क्यों, अगर बिना P लिखे ही ऐसे फॉर्मूला लिख देते तो क्या गलत हो जाता? नहीं, गलत नहीं होता, क्योंकि हमें P पॉइंट पर ही इंटेंसिटी निकालनी है, जो ऑब्टेन करना है वो किस पर निकालना है, P पॉइंट पर, इसलिए हमने P पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और इसका कोई बेसिक और ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है कि P को लिखना ही ज़रूरी है, ये इस संदर्भ में आया है कि हमने P पॉइंट लिया था जिस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। अगर P पॉइंट ही नहीं रहेगा तो इंटेंसिटी कैसे पता चलेगी कि वो P पॉइंट की ही इंटेंसिटी है, ठीक है। इसलिए हमने P पॉइंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा P अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब हम मानेंगे R इज लेस देन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। R इज लेस देन क्या हो जाएगा, L। अगर लेस देन की बात कर रही है तो इसका मतलब है कि L की जो लेंथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और बहुत ही कम हो जाने पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ P अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है जब लेस देन लिखते हो तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का मतलब एक ही है, समझ रहे हो, क्योंकि वो जो एसोसिएटिव रूल होता है उसको फॉलो कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे L स्क्वायर में R स्क्वायर ऐड करिए, चाहे R स्क्वायर में L स्क्वायर, दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के लिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के लिए जब आपने बहुत छोटा माना हुआ है तो उस टाइम पे L कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, R स्क्वायर आ जाएगा। तो R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जब किसी भी चीज़ को बहुत ही लेस माना जाता है, क्या किया जाता है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में माना जाता है, तो उसका मतलब है वो 0 के अप्रॉक्स में है या 0 से भी कम, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है। तो E इज इक्वल टू, आपको पता है A की पावर m का होल पावर n क्या कहलाता है, A की पावर m क्रॉस n हो जाता है। इसका मतलब R स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, तो इसका मतलब पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R का क्यूब हो जाएगा। पावर्स कट गई, और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है, और यही आपको डिस्क्राइब करने के लिए देता है। अधिक कम से कम आपको 5 नंबर में पूछता है, जो कम से कम मार्किंग है इसकी वो कितनी है, 5 नंबर्स की है, ठीक है। बात समझ में आई, ये फार्मूला यहीं तक है। आपको जो नहीं समझ में आया आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 नंबर में पूछता है तीव्रता किसे कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है तो उसके लिए एज अ ट्रिक आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपान क्या होता है, चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स यूज होता है ना, ये टोटल फोर्सेस होता है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn तक, मतलब जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर पर या किसी भी सिस्टम पर, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सभी फोर्सों का जो कैलकुलेशन है वो भी किस टर्म में, एक ग्रुप में, मतलब टोटल इकट्ठा करके जो आपका आता है टोटल वैल्यूज आती है फोर्स की, यदि उसे चार्ज की वैल्यू से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा जो प्राप्त होता है, जो वैल्यू आती है, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। 1 नंबर का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, डेली लाइफ में आप क्या देखते हैं कि जैसे कोई वायर है वो कट गया है,
अगर वो कट कर कहीं गिर जाता है तो वहाँ पर लाइट पूरी तरह से फैल जाती है, और फैलने के बाद क्या होता है कि अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से झटका लगता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है, तभी तो आपको झटका लगता है। पुश करना और पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। यदि आप उछल रहे हैं या फिर आपको वो पटक रहा है तो इसका मतलब है उस पर फोर्सेस अप्लाई हुए, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी फोर्स जनरेट हुआ है, अगर हम टोटल फोर्स और चार्ज का रेशियो ले लें, जितना भी चार्ज है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या जो फोर्स वहाँ पर जनरेट हुआ है, अगर उसके वैल्यूज़ को हम आपस में क्या करते हैं, उसका रेशियो ले लेते हैं, तो वहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है। अब अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो वो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र में क्यों लगेगा, क्योंकि ये बल विद्युत की एरिया का बात हो रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की ही बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F तथा उसका पूरा आवेश Q नॉट या फिर संपूर्ण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आए। अब बात करते हैं इसका, अगर मान लो यूनिट पूछा गया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो चार्ज होता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर कूलम। अगर आप अलग वर्ड्स में भी देख सकते हैं, इसकी अलग भी होती है। अब इसका अदर यूनिट अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, फोर्स की जो दूसरी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, और भी जैसे कूलम तो एसआई यूनिट है, लेकिन इसके बाद भी आपको यूनिट बताई गई थी, वो बताया गया था एम्पियर सेकेंड। क्या बताया गया था, एम्पियर सेकेंड होता है, सेकेंड एम्पियर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपान एम्पियर सेकेंड लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको अपन में देखते हैं तो ये ऊपर जाता है तो 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाता है, कट जाता है, और फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, किलोग्राम एम्पियर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका अन्य मात्रक भी है। अब यहाँ से कोई दिक्कत, किलोग्राम एम्पियर मीटर पर सेकेंड इसका दूसरा या अदर यूनिट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसकी यूनिट आप और भी निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डाइन, जैसे फोर्स की जो अलग यूनिट होती है और भी वो कितना होता है, डाइन होता है। तो डाइन अपन कूलम भी कह सकते हैं आप, डाइन पर कूलम भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब बात आती है मान लो बीमा की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बीमा क्या होती है। तो वहाँ पर बीमा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे बीमा निकालना है, ई की बीमा निकालनी है तो एफ अपन क्यू नॉट जो दिया गया है, इसके लिए आप क्या करिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अपन चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यही होता है। हमने इसके फॉर्मूले को उससे भी छोटे फॉर्म में तोड़ लिया है। देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और जो चार्ज होता है चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो जब ये होता है तो यहाँ पर देखिएगा मास के लिए आप इसमें डायमेंशन फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, अगर कहीं भी किलोग्राम भार का मात्रक या द्रव्यमान का मात्रक लिखा गया है तो उसका मात्रक किलोग्राम होता है, और किलोग्राम के लिए जो यूज होता है डायमेंशन फॉर्मूला में वो कितना होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। और एक्सेलरेशन के लिए आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी कहा रखा है कि इसको आप डायरेक्टली याद ही कर डालिए। दो तीन फॉर्मूले हैं जिसको आप एकदम रट्टा ही मान लीजिए, क्योंकि आप इसको बार बार निकालेंगे तो आप ही का टाइम जाएगा। और वो कौन कौन सा है, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और फोर्स का। ये आप एकदम 100% याद कर लीजिए। अगर आप फोर्स का नहीं भी याद करते हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का 100% याद कर लीजिए। तो यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम,
यही होता है। और वेलोसिटी का होता है LT की पावर -1, मतलब LT इनवर्स होता है, यहाँ पर T आता है, तो देन LT -2। आप इसको समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन की जो विमा होती है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, LT -2 होता है। तो हम उसी को लिखेंगे LT -2, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है वो करंट का है। करंट का कितना क्या लिया जाता है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम्पियर। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम्पियर। मतलब जहाँ पर वैद्युत धारा लिखी रहे ना, उसके लिए आप उसकी यूनिट एम्पियर का यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप ए लिखेंगे। और समय की जो डायमेंशन फॉर्मूला का डिनोशन माना गया है, वो कितना माना गया है, टी माना गया है। ध्यान दे रहे हो। अब यहाँ पर देखो, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यम लिखेंगे, यल T -2 पहले से ही है, ऊपर वाला हमने पूरा लिखा हुआ है। अब T को और ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ -1 होगा, A को भी ऊपर लेके जाएंगे तो A की पावर भी -1 होगी। और इसके बाद आपका जो आएगा वो कितना आएगा, M का M ही रहेगा, यल एक ही है तो यल एक ही रहेगा, और T की पावर -2 -1 कुल मिला के कितनी हो गई, -3 हो गई, और A की पावर -1 हो गया। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर आपसे इसमें डायमेंशन फॉर्मूला मतलब बीमा पूछता है तो आप बीमा भी उसकी निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात कि एक कूलाम और एक एम्पियर आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया गया है कि एक कूलाम किसे कहते हैं, एक एम्पियर किसे कहते हैं। इन सभी के डेफिनेशन आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से मिल जाएंगी। हम जहां तक उम्मीद करते हैं आपके सारे चैप्टर्स के जो एक एक पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाए, चाहे वो 10th लेवल का हो या 12th लेवल का हो। आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आप बस उसी को देखिए, क्योंकि वो आपके क्लासेस के हैं, ठीक है। तो जैसे 10th के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मैंने आपको एक बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के पथ पर, कहने का मतलब जो उनका एक लाइन होता है जहां से वो करंट पास होता है, उस पर वो अगेंस्ट होता है। ये क्या कहता है कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, या जा रहे हो बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो कम जाओ। मतलब एक प्रकार का अपोजिशन फोर्स होता है, मतलब विरोध करता है। अगर ये करंट इधर से जा रही है तो ये इसको रोकने का काम करता है, विरोध करता है। चार्ज क्या करता है उसका, ये रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है। कहा जाता है कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ऑब्स्टैकल्स जो होते हैं, उन्हीं को ही प्रतिरोध कहते हैं। आपसे जब वाइवा में पूछा जाता है, 12th क्लास में वाइवा जो होता है उसमें आपसे यही पूछा जाता है, तो आप R = V/I का फॉर्मूला लगाकर एज अ न्यूमेरिकल आप उसे ये डेफिनेशन बता देते हैं कि वोल्टेज और करंट के रेशियो ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। आपको प्रतिरोध के लिए बताना होता है तो आप कहते हैं कि विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो आपसे ये चीज़ें नहीं पूछता है कि एज अ न्यूमेरिकल आप बताइए, क्योंकि जब भी आप इसको बताएंगे तो वो आपसे विभवांतर पूछ लेगा, विभवांतर भी नहीं बता पाएंगे तो विभव पूछ लेगा, क्योंकि आपने उसको टॉपिक दे रखा है। आपने जो टॉपिक उसको बताया है, जैसे आपसे पूछा गया प्रतिरोध, आपने इस टर्म में बता दिया तो वो तुरंत ही अलग डेफिनेशन पूछना शुरू कर लेगा। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, किसमें नापा जाता है, क्या होता है, तो उससे आपके हजारों सवाल क्रिएट हो जाते हैं। आपको किसी भी जवाब को इस तरह से देना है कि वो आगे वाला जो आदमी है वो आपसे उसी में से क्वेश्चन ना पुटअप कर सके। समझ रहे हो, क्लियर आंसर दो, बट ऐसा मत दो कि हिंटेड हो। समझ रहे हो, कम तैयारी या फिर ज़्यादा तैयारी है, कैसे भी है, बात इसमें है कि आप उसको किस तरह से समझा रहे हो। न्यूमेरिकली समझाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि रेजिस्टेंस का मेन मोटिव क्या होता है कि ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अगर आप ये डेफिनेशन बताते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। इसमें उससे और भी क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अगर आपसे धारा पूछ लेता है कि करंट क्या है
तो आप कहेंगे कि आवेश के प्रवाह दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश क्या होता है, तो उसके लिए आप कहेंगे कि अपने चारों तरफ या अपने एक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का जो प्रभाव डालता है, आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इफेक्ट क्रिएट करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समय दर, अगर आपसे कोई पूछता है कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, तो वहाँ इंस्टेंस दर क्या होता है, दर का मतलब क्या है, जो रेट कह रहा है, रेटिंग कह रहा है, वो रेट का मतलब क्या है। दर का मतलब ये है कि आपने जो करंट फ्लो होने के लिए बता रखा है वो किसके अकॉर्डिंग, टाइम के लिए बता रखा है कि कितने टाइम में कितना करंट फ्लो होगा, तो वही है उसकी दर। जब किसी चीज की दर कही जाए तो इसका मतलब है वहां पर उसका अपन समय कह रहा है। जैसे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो Q/T कहेंगे। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो दर के लिए क्या यूज होता है, एज अ टाइम, ठीक है। इसके बाद आप रेजिस्टेंस का सिंबल देखते हैं, वो सिंबल कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ओम क्यों होता है, क्योंकि इस चीज को भी मतलब ये जो टॉपिक है रेजिस्टेंस का जो आपको समझाया गया, ये भी किस साइंटिस्ट ने खोजा हुआ है, ओम ने। तो जॉर्ज साइमन ओम, उनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। तो उन्होंने इस टॉपिक को ही क्रिएट किया था, इसलिए इनका जो एसआई यूनिट पड़ा वो ओम ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप अदर यूनिट्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए R = V/I होता है। इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस = वोल्टेज अपॉन टाइम। इसको आप दूसरे संदर्भ में भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और टाइम का रेशियो होता है। अगर टाइम और वोल्टेज का रेशियो लिया जाए तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसको भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर जो दूसरी यूनिट बनेगी, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट और टाइम की यूनिट होती है पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस का अदर यूनिट हो गया वोल्ट पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये इसकी यूनिट है और इसका आपको बता रखा है कि इसको कैसे लिखते हैं, मतलब एज अ डिनोशन साइन क्या है इसका, ये, ठीक है।